बड़े साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, अब क्या करना है मैम? इलाही बख्श गाड़ी से बाहर निकलकर इससे पूछने लगा। इसका सकता ज़रा टूटा। बेहद हाली हाली नज़रों से इसने इलाही बख्श को देखा। नफ़ी में सर हिलाया और बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ के इसका सारा जिस्म ठंडा पड़ गया, ठंड और नीला, जैसे चांदनी के मुजस्मे को किसी ने जहर दे दिया हो। वो कब घर पहुंचे, कैसे नीचे उतरी, इसे होश नहीं। इसे छोटे छोटे कदम उठाते अंदर दरवाज़ा खोल कर इसने लाउंज में कदम रखा ही कि था कि सामने कोई खड़ा नजर आया। ब्लू जीन्स, स्याह टी शर्ट्स, सुनहरी स्पीड, बड़ी बड़ी आंखें। वो हंसते हुए किसी से बात कर रहा था। आहट पर ब्लड का हया को देखा जो मेकानी अंदाज में निकाब नाक से उतार कर थोड़ी सी तकला रही थी। ये हमारे घर में जामा हिर्जा कहाँ से आ गया? वो खुशगवार हैरत के जेर असर बोला। हिया ने डेरे से पलकें छिपकाई। इसकी आंखों ने इस शख्स का चेहरा अपने अंदर मुकीद किया। फिर बसारत ने ये पैगाम व दिमाग को पहुँचा दिया जैसे ससुर से इस पैगाम को डिकोड किया हो। फिर शख्स का नाम इसके लबों तक आया। वो रोहिल जल लम्हे लगे थे इसे अपने शलौते दिमाग के साथ अपने बारीकी को पहचानने में। इतना शार तो अब भी नहीं हुए थे जितनी तुम हुई हो। वो मुस्कुरा कर कहता आगे बढ़कर इससे मिला। वो खुश था अब और इसका मामला हल हो गया। वो कुछ नहीं समझ रही थी, बस खाली खाली नज़रों से इसे देख रही थी। या ये नताशा है, इधर आकर मिलो। अम्मा ने जाने कहाँ से पुकारा था। इसने धीरे से गर्दन मोड़ दी। अम्मा के साथ लाउंज के सोफे पर एक लड़की बैठी थी। इसका दिमाग मजीद काम करने से इनकारी था। इसने बस एक सर के इशारे से इस अनजान लड़की को सलाम किया और फिर रहील को देखा। मैं आती हूँ, सर में दर्द है, सोना है मुझे। मुंह पर टूटा बेरब अल्फाज कहती हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे से शायद अमन ने इसे पुकारा था, मगर इसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। जैन इस तरफ से एक नुक्ते पर मजबूर हो गया, वहाँ से आगे पीछे नहीं जा रहा था। किसी खुदकार रोबोट की तरह इसने बाई के बटन खोले, फिर सर से स्याह स्कार्फ हटा अलहदा किया और बालों का जोड़ा खोल गया। सारे बाल कमर पर गिरते गए। इसने स्याह लंबी कमीज के साथ सफ़ेद चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। इर्द गिर्द शे अजनबी लग रही थी। वह हाली अजीहत के आलम में चलती बाथरूम की तरफ आई। दरवाज़ा खुला छोड़ा और बाथरूम की सारी लाइट्सें जला दी। वो इसी अंदाज में चलती शावर तक आई, इसे पूरा खोल दिया। फिर बाथटब के मंडे के किनारे बैठ गई। इसकी स्याह लंबी कमीज का दामन अब पैरों को छू रहा था। शावर निकलती पानी की तेज धारें बूंदें सीधी इसके सर पर गिरने लगी। वो जैसे महसूस किए बिना सामने सिंक के साथ स्लिप पर रखे पाटपुर में भरे शीशे के प्याले को देख रही थी, जिसकी खुशबू पूरे बाथ में फैली थी। इंसान समझता है गुनाह बुला देने से वह जिंदगी से हारिज हो जाता है, मगर ऐसा नहीं होता। गुनाह पीछे करते हैं। वो अरसे बाद अभी अपने मालिक से मिलने आया करता था। गुनाह कब्र तक इंसान के पीछे आते हैं। इसके गुनाह एक दफ़ा फिर इसके सामने आ गए थे। इन्होंने दुनिया के हजूम में अपने मालिक को तलाश कर लिया था। मूसलाधार बारिश पानी इसके सर से फिसल कर नीचे गिर रहा था। बालें भीग कर मोटी लिटों की सूरत बन के थे। इसका पूरा लिबास गीला हो चुका था। वह एकटक सामने टाइल से मजिन दीवार को देख रही थी। वलीद के पास वो बेटी कहाँ से आई वो नहीं जानती थी, मगर एक बात तय थी, अल्लाह ने इसे माफ़ नहीं किया था। इसके गुनाह धुले नहीं थे। वो आज भी इसके साए की तरह इसके पीछे कर रही थी। और अगर वह सब कुछ इसके खानदान वालों के सामने आ गया तो पानी की बिछार अभी तक इसे भगो रही थी। इसके चेहरे, बाल और सारे वजूद तो मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी, ऐसे जैसे बारिश की कतरे हों, जैसे सीप से निकलते मोती हों, जैसे टूटी हुई आंसू हों। पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर अब भी यूं ही छल सी बैठी थी। अब क्या होगा, अब क्या करेगी? वलीद के हाथ इसकी कमज़ोरी लगी थी। उसके खिलाफ गला गवाही ना दे तो क्या वलीद बस कर देगा? नहीं, वो जान चुका है कि इसके पास क्या चीज़ है, उससे बार बार इस्तेमाल करना चाहेगा। वो इसी तरह इसके हाथ बेकमील होती रहेगी। इसने क्यों वलीद को थप्पड़ नहीं दे मारा? वो क्यों डर गई? वो क्यों जाहिर नहीं कर सकी कि इसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता? मगर बस जाहिर नहीं कर सकती थी। वह सब कुछ इतना गैर मुतवक्का हुआ था कि इंसान होने के नाते वो संभल नहीं सकती। वो वलीद जीत गया था। अल्लाह ने इसे माफ़ नहीं किया। नीली मस्जिद में बैठ के इसने कितनी माफ़ी मांगी थी, कितना नूर मांगा था। अब खुद को इसकी पसंद के मुताबिक डालने के बाद भी जब इसे अपने गुनाह भूलते जा रहे तो अचानक वो सब इसके सामने ला खड़ा कर दिया गया। वो बुरी लड़की नहीं थी, इसका कोई अफेयर नहीं था। दुकानदार को रुपये पकड़ते वक्त भी एहतियात करती थी कि हाथ न टकराए, मगर खूबसूरत दिखने की ख्वाहिश से इसने इन चंद गलतियाँ हुई थी और अब तक माफ़ नहीं होती थी। जाने का वो उठी, शावर बन के अभी के बालों कपड़ों समेत बेड के साथ नीचे कारपेट पर वह बैठी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं रहे थे। अकड़ो बैठे सीने की गिरद बाजू लिपटे सर घटनों में दिए। वो कब सो गई से पता नहीं चला। जब वो उठी तो शगीजान हो रही थी। कमरे में तारे की पहरी थी, लिबास और बाल अभी तक नीम थे। ज़रा हवास वाह हुई तो रहील और उसकी बीवी की हाल है। इसने तो इसे ठीक से देखा भी नहीं था। पता नहीं अम्मा ने क्या नाम लिया था।
फ्रेश और कंगूरी लंबी कमीज के साथ मैरून चूड़ीदार पजामा और मैरून दुपट्टा लेकर वो गीले बालों को ड्राई से सुखाकर बाहर आई तो घर में चहल पहल सी थी। सेरेश और सना अबदा चाची के साथ आई थी। इरम, सोनिया और साइमा ताई भी लॉन्च में थी। रोहिल की बीवी फातिमा के साथ वाले सोफे पर दोपहर के अंदाज में बैठी थी। टेक लगाकर टांग पर टांग रखे गुलाबी कमीज के साथ कैपरी स्याह बाल स्याह घुंघराले मगर पूरी सुनहरी कटिंग से ट्राई करवा रखे थे। नगुश से वो नेपाली कम और ज़रा साफ रंग की एफ्रो अमेरिकन ज़्यादा लगती थी। रंग कदबनी रसालों की हड्डियाँ ऊँची बुनी बेहद बारीक और चेहरे की जल्द आम अमेरिकन लड़कियों की तरह फेस वैक्सीन करवाने के बाद जैसे जिली हुई सी लगती थी। लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। हिया को समझ नहीं आया कि वो इसे अच्छी लगी थी या बुरी। सॉरी, सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सही से मिल नहीं सके। अंग्रेज़ी में इससे बात करते हुए इसने एक नज़र अम्मा पर डाली। अम्मा इतनी नॉर्मल क्यों थी? क्या अम्मा और अब्बा ने इस लड़की को कबूल कर लिया इतनी आसानी से? इट्स ओके ने ना तो अंदाज में दिखाई थी, ना ही वाहिला, ना गर्मजोशी, बस नॉर्मल सोबर से अंदाज। हिया अभी तक खड़ी थी, इससे बैठना ही नहीं गया। अजीब सी बेचैनी थी, तो माजरत करके किचन की तरफ चले आए। किचन और लॉन्च की बीच की आधी दीवार खुली थी, सो इसे दूर से फुब्बो काम करती नजर आ रही थी। तुम ठीक हो? वो एक डिश की ड्रेसिंग करते हुए आहट पर पलटी। वही जहाँ वाली आंखें, वही नरम मुस्कुराहट। जी सॉरी, मैं दोपहर में ज़रा थकी हुई थी। नताशा से मिल लिया? पप्पो ने ज़रा दूर लाउंज की सोफा में बैठी औरतों की तरफ इशारा किया। चूंकि इसका नाम नताशा है, सरगोशी में पूछने मिजाज चीज़ें उठाकर पप्पो को देख रही थी। हाँ क्यों, क्या हुआ? ओहो, पप्पो समझ गई। अगर रूसी इस खूबसूरत नाम से कुछ मतलब देते हैं तो इसमें इस नाम का क्या कसूर है? कसूर तो रूसियों का है ना। मगर रोहिल अचानक आ गया। अब्बा का क्या रिएक्शन था? वो वलीद की बातों की असर नजर निकली तो इसकी बातों का ख्याल आया। वो इसीलिए बगैर बताया था। बस भाई ने थोड़ा बहुत झड़का, फिर रोहिल ने माफ़ी मांग ली और नताशा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। सब भाई मान के हैं। वो बेयकीनी से इन्हें देखने लगे। इतनी आसानी जिससे ये सब कैसे हुआ? इसे याद था कि इसकी शादी की वजह से अब्बा को हार्ट अटैक हुआ था। और वन मेन डिश रखकर ढक्कन बंद करते हुए पापा ने गहरी सांस ली। तो फिर और क्या करते भाई? अब वो शादी कर चुका है और नताशा को मुसलमान कर ही चुका है, तो बस बात ख़त्म। रोहिल इनका अकलौता बेटा है, बलहौटी की औलाद। सेट करके वो इसकी तरफ पलटी तो उनके चेहरे पर एक थकान ज़्यादा मगर बेशिकवा मुस्कुराहट थी। वो इनका बेटा है हिया, और बेटों की कसूर जल्द माफ़ कर दिए जाते हैं। स्लीप पर लटकाने को सिर्फ बेटियां होती हैं। कुछ था जो इसके अंदर टूट सा गया था। पप्पू अब काउंटर की तरफ चली आई थी। बहुत से आंसू इसने अपने अंदर उतारे और फिर चेहरे पर ज़ाहिर बिशात लाकर वो इनकी तरफ पलटी। यह सब क्यों कर रही हैं? और नूरबानो किधर है? वह डाइनिंग रूम में भाई वगैरह को चाय देने की है। मैंने सोचा मैं खाने को आखिरी दफ़ा देख लूँ। खाने का काम औरतों को खुद करना चाहिए ताकि खाने में औरत के हाथ का जायका भी आ जाए। तो नूरबानो है ना पप्पो? बेटा, औरत का हाथ का जायका सिर्फ इसकी फैमिली के लिए होते हैं। नूरबानो के बनाए खाने में इसके अपने बच्चों का जायका आएगा मगर इसके मालिकों को नहीं। वो जहाँ की माँ थी और इनसे कोई बहस करता सो वो वापस लाउंज में आकर बैठ गई। जहन में वलीद की बातें अभी तक गर्दिश कर रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कब क्या होगा। दरमियान में एक दफ़ा अब्बा किसी काम से आए तो इसे बुलाकर पूछा। लाही बश कह रहा था, वलीद ने तुम्हारा रास्ता रोका है। वलीद का नाम लेते हुए इनकी आंखों में बर्मिंदर आई। वैसे ही नॉर्मल लग रहे थे, जैसे नताशा से कोई मसला ना हो। जी, वो धमकी दे रहा था कि अगर हमने इसके खिलाफ कोई कदम उठाए तो हम पर ज़ाती हमला कर सकते हैं। अटक अटक इसके नए चंद फिर के जोड़े में इसको देख लूँगा। अब अकेले बाहर मत जाना, अब्बा कहकर आगे बढ़ गए। अब क्या फ़ायदा, कल तो वैसे भी इससे इस्तांबुल चले जाना था। खाने के बाद सना ने इससे कहा कि वह तुर्की की तस्वीरें दिखाई सबको। लैपटॉप लेने कमरे में आने जाने लगी तो एरम इसके साथ आई। इसके सर में दर्द था और वह ज़रा लेटना जा रही थी। तुमने देखा अब्दा चाची और सहरची कैसे सारा वक्त थप्पो के आगे पीछे फेरती रहती हैं? उधम बेड पर तकिया दुरुस्त करके लेटती हो बोले वाले। बाकी सहरी सारा वक्त सिर्फ पप्पो से बातचीत करती रहती हैं। जैसे मुझे इनकी परवाह है, जैसे मुझे इनकी परवाह है। वो लैपटॉप उठाते हुए बाहर आई। जब वो लैपटॉप मेज़ पर रखे अपने साथ बैठी सना को एक एक करके तस्वीरें दिखा रही थी तो नताशा की दूसरी जानब सिंगल सोफे बैठी थी। वो ज़रा ज़्यादा वक्त खामोशी ही रहती थी। बस कभी किसी बात का जवाब देती थी, कभी मुस्कुरा देती, कभी अमरीकियों के महसूस अंदाज में नखरे से चाने चला देती। एक मिनट पीछे करना वो कड़ी की अपनी ओडी जी की तस्वीरें आगे करती जा रही थी। जब इसने नताशा को सीधा होते देखा, वह हजार मुड़कर नताशा को देखा और तस्वीरें पीछे की। वो डीजी थी। अदा के बाजार का मंजर अक्ब में जहाँ खड़ा वगी बान से बात कर रहा था। वगी की सवारी से चंद मिनट कबल का फोटो तो तस्वीर नहीं बनवाता था मगर इतफाक से इस तस्वीर में नजर आ ही गया। जहाँ है ना नताशा, जैसे खुशगवार हैरत से बोली।
लाहौर में मौजूद तमाम खवातीन रोक कैसे देखने लगी। वह ज़रा आग होकर बैठी मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देख रही थी। तुम कैसे जानती हो? फातिमा ने से कहा। ये हमारे पास आया था, एक दफ़ा नाइट स्टे किया था हमारी तरफ। बहुत स्वीट है ना? इसने ताईद अंदाज में हिया को देखा। हिया ने एक नज़र सब पर डाली और फिर इस बात में सर हिला दिया। वह कितना स्वीट है मुझसे बढ़कर कौन जानता है। हाँ, इसने बताया था मुझे। खुशी है कि तुम्हें याद रहा। पप्पा मुस्कुराई थी। रोहिल से वो अनटच था मगर नताशा से नहीं। उसे इन्हें नहीं अच्छा लगा था। ऑफ कोर्स आंटी, इसने बलखुलूस बताया था कि वो रोहिल की बहन का शोर है, सो मैं कैसे भूल सकती हूँ। सेरिश ने आबदा चाची को देखा। आबदा चाची ने साइमा ताई को। चंद मुतवज़ निगाहों के तबादला हुआ और जैसे लहमर बरकली खामोशी छा गई। पहली बार ऐसे नताशा बहुत अलग अच्छी लगी थी। वली की बातों से छाई कल्फत ज़रा कम हुई और वह इन्हें दा की तस्वीरें दिखाने लगी। फिर जब लैपटॉप रखने कमरे में आई तो इरम इसके बेड पर बैठी इसका फ़ोन को कान से लगाई दबी दबी गुस्सी आवाज़ में बातें कर रही है। लड़की बिना हया ने बेमुश्किल गुस्सा जब्त किया। इरम इसे देखकर तेज़ी से अलविदाई कलामात कहने लगी। प्लीज़ कॉल लॉग मत क्लियर मत करना, मेरे नंबर ज़ाया हो जाएंगे। इसने अभी कॉल काटी ही थी, हिया ने फ़ोन के लिए हाथ बढ़ा दिया। इरम ने बगैर किसी शर्मिंदगी के फ़ोन इसको वापस कर दिया। कमरे से निकल गई। हिया ने कॉल लॉग चेक किया इसी नंबर पर जो इसने अपने मोबाइल के अंदर एक मैसेज में महफूज कर रखा था। इरम ने आधा घंटा बात की थी, 30 मिनट 25 सेकंड। चूँकि नंबर फ़ोन बुक में महफूज नहीं था सो इरम की नंबर मिलाते मालूम नहीं हो सका। यह नंबर इस फ़ोन में पहले से दर्ज है। वो तासुब भरी गहरी सांस लेकर रहेगी। लड़की पता नहीं क्या कर रही थी। आशिकुल कहती थी अच्छी लड़कियां छुपे दोस्त नहीं बनाती। काश ये बात इरम को समझा सकती। वो वापस लॉन्च में आई तो बातों के दौर वैसे ही चल रहे थे। फिर साइमा ताई ने एकदम से हाथ किया। जहाँ की वापसी का क्या प्रोग्राम है या शाह ये जताना मकसद था कि इसे जहाँ की खबर थी या नहीं। इसने बहुत ज़बर से गेज सुनाई थी। सभी भी उठ कर किचन की तरफ गई थी। मैं कल इस्तेमाल जा रही हूँ ना, तो फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम डिसाइड होता है। तुम्हारी कब वापसी होगी? सहरिश ने बहुत सादगी से पूछा। ऐसा लगा सब मिलकर इसकी तहकीर कर रहे हैं। कुछ नहीं कह सकती, जहाँ के प्रोग्राम पर मुहस्सिर है। इसने बेपरवाही से शाने उछला। शायद हफ्ता लग जाए या फिर हम साथ ही वापस आए। ये इसके लेजी की मजबूती दस्ताब ने ख़त है कि फातिमा ने भी इसे बेहतियात देखा और नज़रअंदाज करके सन्ना की तरफ मुतवज्जो होगी जो प्याली में पानी भर के लाई थी और अपने पर्स से सुर्ख गुलाबी कांसनी नील पॉलिश की शीशियाँ निकालकर मेज़ पर रख रही थी। इसे मार्बल नील पॉलिश लगानी थी और वह जानती थी कि हिया से बेहतर कोई ये काम नहीं कर सकता। लगा कर दे रही है हो मगर वज़ू करने से पहले धो लेना। सब अच्छे से अभी तक इसे देख रहे थे। वो जिस बेनियादी से होकर नील पॉलिश का एक एक कतरा पानी में टिप लगा दी। तीनों रंग बुलबुलों की सूरत में पानी की देने लगे। इसकी उम्मीदों और दवाओं जैसे बुलबुलें। वो जानती थी कि वो बहुत बड़ी बात कहेगी है जहाँ तुर्की में नहीं था और इसके साथ वापस नहीं आएगा, मगर वो इनको मज़ीद बहुत बड़ा हंसने का मौका नहीं देना चाहती थी। अब अंगूठा डालो इसकी कैन में। सना ने अंगूठा पानी में डुबो कर निकाला तो नहन पर तीनों रंगों का मार्बल प्रिंट छुप गया था। वो वाह! सना ने सताइश से अंगूठों को हर जावे से देखने लगी। वो कुदरती से स्टाइल था और बहुत खूबसूरत था। कुदरत के डिज़ाइन भी किस कदर खूबसूरत होते हैं ना, इंसान की डिज़ाइनों से ज़्यादा खूबसूरत। रात देर से वो रोहिल के साथ आया। अब्बा की तरफ गई थी ताकि जाने से कबल इनसे मिल ले। तबीयत भी पूछ ले। ताया की पट्टी बंधी थी और वो कदरे बेहतर लग रहे थे। तुम बहन भाइयों का भी आना जाना लगा रहता है, इन्होंने अपने महसूस अंदाज में कहा। बेड पर तकियों से टेक लगाकर नींदराज थे। परसों अगर इसे लगा था कि वो पहले जैसे ताया फरकान बन गई तो वो गलत थी। वो गिरसर महरी की दीवार गिर चुकी थी और नॉर्मल अंदाज में उससे बात कर रहे थे, फिर भी पहले वाली बात ना थी। इसने अपने हिजाब से इनके जख्म को मरहम दिया था। ये बात जैसे पुरानी हो गई थी। फितरत कभी नहीं बदलती। और जहाँ का क्या प्रोग्राम है, जहाँ मेरे साथ ही वापस आएगा? ताया के जवाब में इसने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहते हुए करीब बैठी साइमा ताई को फिर से सुनाया था। ताई को जैसे ये बात पसंद नहीं आई थी, उन्होंने रुख फेर लिया। वापसी पर दोनों घरों का दरमियानी दरवाज़ा बूर करते हुए रोहिल ने पूछा। साइमा ताई उस वक्त बता रही थी कि जहाँ तुम्हें तुम्हारे बुरकी की इज्जत की वजह से छोड़ कर गया है। हिया ने गहरी सांस लेते हुए दरमियानी दरवाज़ा लॉक किया और फिर रोहिल की तरफ मुड़ी। तुम्हारे FSC बड़ी इंजीनियरिंग में कितने मार्क्स आए थे? मेरे मार्क्स? वो हैरान हुआ। 991। क्यों? जब तुम्हारी 991 नंबर आए थे तो साइमा ताई ने क्या कहा था? इस फील्ड में बोर्ड वालों से पेपर गुम हो गए थे, सो इन्होंने रिडंडली मार्क करते हुए शेरनी की तरह नंबर बांटे हैं। और इसको बात को ख़ानदान वालों से सुनको तुमने क्या कहा था? 1 मिनट, मुझे तुम्हारे अल्फाज दुल्हाने दो। वो इस शाम पहली दफ़ा मर्दों मसला। तुमने कहा था साइमा ताई इस दुनिया की सबसे छोटी खातून है, झूठी खातून है। ओके ओके, समझ गया। और रोहिल हंसते हुए सर झटक के इसके साथ पोर्च की तरफ बढ़ गया। 6 माह कबल इसने एक बयान ख्वाब देखा था। इस वाहियात वीडियो की CD
घर पहुंच गई थी। इरम लाउंज में ज़मीन पर बैठी रो रही थी और ताया अब्बा रोहिल सब वहाँ मौजूद थे। तब इसने सोचा था कि रोहिल तो अमेरिका में है, फिर इधर कैसे आया, मगर अब रोहिल इधर आ गया था। इस भयानक मंजर के सारे किरदार यहाँ मौजूद थे। जब वो तुर्की से वापस आएगी तो क्या इस्तकबाल इस ख्वाब जैसा होगा, इसने आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी। इस्तांबुल वैसे ही था जैसा छोड़ गई थी। टाकस के मुजस्मा, आज़ादी के पत्थरों का रंग, टुबलेस में एक इस्तेकालिया, जर्सी में चलते लोग, स्पांजी की मसनूई झील, हर शे पहले जैसी थी, बस तेजी नहीं थी और जहां नहीं था। मगर इन दोनों का अक्स इस्तांबुल के हर गली के ऊंचे आबासोर के नीले जाग के बुलबुले में जगमगा रहा था। इस शहर ने इसे ज़िंदगी बदल दी थी। अब इस बदली हुई पूरी ज़िंदगी में वो शहर को नहीं भूल सकती थी। वो अड्डे की बंदरगाह से चंद कोस दूर वो पत्थरों के साहिल पर एक बड़े पत्थर पर बैठी है, एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगली में पड़े बेल्टिंग बैंड को घुमाते समुद्र को देख रही थी। परसों जब वो इस्तांबुल आई थी तब से अब तक जहाँ का हर नंबर मिला चुकी थी, मगर सब बंद थे और सब इसने फिर भी नहीं छोड़ा था। क्या कहे, अल्फाज ही खत्म हो गए थे। किरने से तो मामला इसके तवक्को से जल्द हल हो गए थे और वैसा इसने बढ़ावा लिया था। जैसे पहले इसे लगा कि वो देर से वापस आई है, मगर फ़लस्तीनी लड़के ऑस्ट्रेलियाई तालिबी इसे अभी भी गए नहीं थे। इसकी आज रात की फ़्लाइट थी और फ्रीडम फ्लोट ने जो दोस्ती तोड़ी थी वो अब तक जोड़ ना पाई थी। सुबह लदार आने से खबर इसने मुतसिम को फिर से बाए के लिए शुक्रिया कहा और जवाबन मुस्कुरा कर गया। बिलाखिर आज शाम इनका तुर्की में यादगार सेमेस्टर एख्ताम पजीर होना था। खुद इसका क्या प्रोग्राम था वो अभी कुछ फैसला नहीं कर पाई थी। जहाँ लंदन में ही था और वो इधर नहीं जा सकती थी और उसके लिए बगैर वो वापस नहीं जाना चाहती थी। क्या करे। एक तेज तैरती हुई इसकी लहर तैरती हुई करीब आई, फिर वापस पलट के अपने हालों से चूंकि लहर इसके करीब एक छोटा सा सीप डाल गई थी। इसने सीप जुन्ने अरसे हुए तर कर दिया था। हाल ही सीप खोलने से बड़ी मायूसी क्या होगी भला, मगर न जाने क्यों उठी और जोर आगे होकर जाकर झुकते हुए सीप उठाए। दाएं पैर पर जोर पड़ने से अब भी तकलीफ हुई थी। सीप लेकर वो वापस बड़े पत्थर पर आग बैठ दोनों हाथों से इसे उलट पलट कर देखा। सफेद सुरमई सीप जिस पर भूरे गुलाबी रंग सी रग्गे सी बनी थी। सीप गीला था और रेत के जरात भी इस पर लगे थे। इसने पर्स से टिश्यू निकाला, सीप को अच्छी तरह से साफ किया, यहाँ तक कि ठंडा सा खोल चमकने लगा, फिर वहाँ से उठाई। पैकिंग के लिए दूर दूर तक टोलियों में बैठे पिकनिक के लिए दूर दूर तक टोलियों में बैठे स्याहों ने से छुट्टी मिलने की तवक्को थी, मगर एक ख्वाजा फरोश सामने ही खड़ा नजर आया। इसके पास चाकू था। यहाँ ने इसे चाकू लिया और वहीं इसकी रेडी के सामने खड़े खड़े सीप को चाकू से काटे। इसने तय कर लिया कि ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी सीप होगा। इसमें से या तो सफ़ेद मौत निकले या फिर नहीं, मगर देते मुमकिनात में से जो भी हो दोबारा कभी सीप नहीं चुनेगी। इसने कटे हुए सीप की दोनों बाहें मिले टुकड़ों को आहिस्ते से अलग करते हुए खोला। धीरे धीरे दोनों टुकड़े अलग होते गए। वो यकटक खुले सेब को देख रही थी। तीसरा मकान भी हो सकता है, इसलिए इसने नहीं सोचा था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो बहारे के सामने हलीमा आंटी के फर्श नस वाले कमरे में बैठी थी। तुम कहाँ चली गई थी हिया? सब मुझे छोड़कर चले गए, वो बहुत उदासी से कह रही थी। वो दोनों आमने सामने ज़मीन पर बैठी थी। बहारे ने सब सुबह हराक के ऊपर घुंघराले भूरे बाल हमेशा की तरह हम रंग पोनी में बांध रखे थे, मगर इसका चेहरा हमेशा जैसा ना था। तो तुम अपना पासवर्ड क्यों जलाया? इसने जब से हलीमा आंटी से सुनी थी वो अजनबियत का शिकार होगी, ताकि वो नया पासपोर्ट देने के लिए मेरे पास आ जाए। बहारे ने कहते हुए सर झटका। हिया ने उलझन से इसे देखा। बहारे बहुत समझदार, बहुत ज़हनी बच्ची थी, मगर इस तरह की बात की उम्मीद इसने बहारे से नहीं की थी। तुम्हें क्यों लगा वो इस तरह वापस आई है? और इसके जुगे सर को गौर से देखते हुए बोले। बहारे खामोश रही। बहारे गुल, तुम्हें किसने कहा ऐसे करने से वापस आ जाएगा? अब कि इसने सर उठाया, किसी बुरी सब्ज आंखों में बेपनाह उदासी थी। सफ़ीर ने कहा था कि ऐसा करोगी तो वो आ जाएगा। अच्छा, अब वो कुछ समझ लगी तो सफ़ीर बेग क्यों जाता है कि वो इधर आ जाए, जबकि इधर आना इसके लिए ठीक नहीं। बहारे टुकड़ टुकड़ इसको देखने लगी। हिया ने उसे नफ़ी में सर हिलाया। ये सफ़ीर कोई गड़बड़ कर रहा है। क्या तुम्हें पता है कि अब्दुर्रहमान किधर है? वो जगह क्या तुम्हें पता है तुम्हारा? हाँ, मुझे सब पता है, और अब इस बात का जिक्र मत करो। इसने जल्दी से बहारे को चुप करवाया। दरवाज़ा खुला था। हलीमा आंटी किचन तक ही। तुमने कहा था हम मिलकर इसे ढूंढेंगे। बहारे ने बेयकीनी से इसे कुछ याद लाया। वो तुर्की में नहीं है, हम इसे नहीं ढूंढ सकते। मेरे अब्बा ने इजाज़त बाहर आहट हुई तो वह जल्दी से खामोश हो गई। हलीमा आंटी दवाई की शीशी पकड़ अंदर आ रही थी। मच्छी की तरह डबट्टा ओढ़े मुस्कुराती हलीम चेहरा। वो यकीनन खुद भी नहीं पता था कि इनका बेटा क्या करता फिर रहा है। कुछ तो था जो गलत था। मुझे नहीं खानी ये दवाई। बहारे ने बड़ा सा वो मिलाया तो गिरी सांस भर के रखी। इसको कल से बुखार है, प्लीज़ इसे दवाई पिला दो भैया। मैं तब तक किचन में देख लूँगी। इसने सिर्फ इसकी तरफ बढ़ाया तो उसने जल्दी से पकड़ ली। मैं पिला देती हूँ।
थैंक यू बेटा, मैं तब तक खाना निकालती हूँ, तुम खाना खा के जाना। मुस्कुरा कर कहती वो बाहर निकली। हिया ने गर्दन ज़रा ऊंची करके दरवाजे को देखा। जब वो ओझल हुई तो बहारे की तरफ मुड़ी। क्या तुमने इन्हें बताया कि ये सब करने के लिए तुम्हें सफ़ीर ने कहा था? साथ ही इसने चम्मच में बोतल जामनी से बड़ा बहारे नफ़ी में सर हिलाया, मुँह खोला। इसने चम्मच इसके मुँह में रख दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरा मुँह कड़वा हो गया। सीढ़ी पीने के बाद वो मुँह के हिसाब बेकार शिकायत करने लगी थी। अल्लाह तुम्हें समझाए, अल्लाह तुम्हें समझाए। वो जल्दी जल्दी पानी का गिलास पीती, बड़ा सा मुँह बना कर कह रही थी। पानी पीकर भी इसके मुँह की कड़वाहट ख़त्म नहीं हुई, जैसे अपनी असली उदासी का चिड़पनापन इस सीढ़े पर निकाल रही थी। इतना भी कड़वा नहीं है ठोरे, मेरे पास कैंडीज या चॉकलेट होगी। इसने कालीन पर रखकर अपना पर्स खोला और अंदर हाथ से डाला। सुबह पर्स में चीज़ें डालते हुए इसने देखा था कि कैंडी अंदर रखी थी, एक गुलाबी रबर वाली कैंडी और एक खाली रेपर। इसने दोनों चीज़ें बाहर निकाली हुई कैंडी बहारे को दी। शुक्रिया। बहारे ने जल्दी से कैंडी खोल कर मुँह में रखी। हिया ने खाली रेपर को उलट पलट कर देखा है। इसे रेपर के साथ डॉक्टर रहीम की बातें भी याद आई। अजहब की पहली। बहारे तुम्हें याद है आशा ने कहा था है हिजाब लेना हिजाब की जंग जैसे है। सारी करवाहट बुलाई कैंडी चूसती। बहारे ने सब इस बाब में लाया। पता है मुझे किसी ने कहा है इसमें कुछ मिसिंग है। क्या आशा कुछ बताना भूल गई थी? बहारे के लब हिलते रह गए, आंखें में खुशगवार सी हैरत उभरी। हाँ मुझे पता है, आशा ने आखिर में बताया ही नहीं कि वो कैंडी वाले मुंह के साथ जोश से बोलती बोलती एकदम रुकी। इसकी आंखों में बेयकीनी से उतर आई। तुम्हें बगलों ने बताया क्या? बगले? हिया ने एकदम से हाँ हाँ। तुम बहारे जोश से सीधी होकर बैठी। जब समुद्र किनारे आशा ये सब बता रही थी तो मैंने दिल ही दिल में बगलों को यह बात बताई थी। मरमरा के बंगले और सुल्तान अहमद मस्जिद के कबूतर दिल की बात सुन लेते हैं, मगर तुम आशा को न बताना कि मैंने ये कहा है। वो आगे से कहती, दिल की बात अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं सुन सकता। हिया बेहतर हंस पड़ी। वो ठीक कहती है, मुझे ये बात मेरे टीचर ने कही थी। बगले और कबूतर कैसे किसी के दिल की बात सुन सकते हैं? बहारे का इसका यूँ कहना जैसे बहुत बुरा लगा। क्यों क्यों वो मासन के दिल की बात तो सुनते हैं ना, इसलिए वो कबूतर बन गए थे। तो मेरे दिल की बात क्यों नहीं सुन सकते? मासन कौन? वो ज़रा चौंकी। ऐसा लगा इसने ये बात पहले भी कहीं सुनी है। मासन जो कबूतर बन गई थी। क्या तुमने मासन का वाक़या नहीं सुन रखा? बहारे को इसकी लाइलमी भी अगर हैरान हो। नहीं, तुम सुनाओ। ओके। बहारे ने क्रच क्रच की आवाज़ के साथ जल्दी जल्दी कैंडी चबाई और किसी माहिर दस्तानगो की तरह सुनाने लगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि कबादा कोया में एक नवाब की बेटी रहती थी। इसका नाम मासन था। एक दिन मासन ने देखा कि इसके घर के बाहर एक लड़का कुछ चीज़ें बेच रहा है। इसके पास कढ़ाई की हुई रमाल कालीने। और एक मिनट, इतनी लंबी कहानी में नहीं सुन सकती, सिर्फ हाईलाइट्स बताओ। हिया ने दोनों हाथ उठाकर बहारे को रोका। वो जो शौक से सुना रही थी हफसी होगी, बस इसे वो लड़का पसंद आ गया। मगर नवाब ने इन दोनों को हिलादा कर दिया। मासून को किले में बंद कर दिया। वहाँ खिड़की पर रोज़ कबूतर आकर बैठ जाता। एक दिन उन्होंने मासून के दिल की बात सुन ली। फिर वो कबूतर बन गई और रोज़ सुबह कबूतर बनकर उड़ जाती। शाम में वापस आकर फिर से लड़की बन जाती। नवाब को पता चल गया तो इसने जहरीले दाने रख दिए। मासून ने वो खा लिए और मर गई। और फिर इसका बाप भी पता नहीं कैसे मर गया। आखिरी बात तो बहारे ने हाथ जलाकर बहुत नाराज़गी के आले में कही थी, मगर हिया सुन नहीं रही थी। वो हाथ में पकड़े पेपर को दे रही। जिस रात जहाँ गया था इससे कबल आखिरी दफ़ा इसे इटालियन रेस्टोरेंट में ठीक से बात कर पाई थी। और जब इसने जहाँ से वापसी का पूछा था तो इसने कहा था, मेरा दिल जाते ही मैं मासून की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊँ। इसने शक्ल ज़दा रेपर पर उंगली फेरी। इस पर बने गार को देखकर इसे बहुत कुछ याद है। इसने आहिस्ते से सर उठाया। क्या केपाडोगिया? बहारे को उधर कर से देखा गया। मुझे केपाडोगिया जाना है। वो केपाडोगिया में है, मुझे इसे ढूंढना है। इसने पर्स से मोबाइल निकाला और तेज़ी से फ्लाइट इंक्वायरी डायल करने लगी। क्या वो केपाडोगिया में है? तो क्या तुम इधर जाओगी? बहारे बहुत जोश होगी, एकदम ठहर सीगी। इसे अपनी एक्साइटमेंट बहारे के सामने केपाडोगिया जिक्र नहीं करना था। अगर बहारे ने किसी को बता दिया ऐसा तो राज भी रखना नहीं आता। इसने खुद का सारा फ़ोन बंद कर दिया। क्या मैं तुम्हारे साथ कपा दिया जा सकती हूँ? बताओ। बहारे ने इसका घुटना हिलाकर पूछा। शीश ने होठों पर उंगली रखी खुले दरवाजे की तरह दिखा। अब यू टर्न नहीं ले सकती थी। वो बहारे को बताने की गलती कर चुकी थी। प्लीज़ मुझे भी अपने साथ दे चलो प्लीज़। या बहारे अब अदबी आवाज़ में करने लगी। ऐसा करते हुए इसकी आंखों में से बारे भर की उदासी और बेबसी सुनी थी। प्लीज़ मैं वादा करती हूँ मैं अच्छी लड़की बनकर रहूँगी, तुम्हें तंग भी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कैसे लेके जा सकती हूँ? या ने बेचैनी और तहजीब से खुले दरवाजे की तरफ माटी किसी भी वक्त आ सकती थी। प्लीज़ या प्लीज़। बहारे की उदास आंखों में आंसू देने लगे। इसका दिल फंस तक गया। बहारे को साथ ले जाना इतना मुश्किल था। अगर वैसे यहाँ छोड़ गई तो इसने सफ़ीर या किसी और के सामने
کے پادوکے کا ذکر کر دیا تو جو بات جہاں نے صرف اسے بتائی تھی اسے ہر جگہ تشہیر ہو، اس سے بہتر تھا کوئی اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ کیا وہ درست نیچ پر پہنچی تھی؟ حیا بہارے کھانا کھا لو، حلیمہ آنٹی کھانے کے لیے آواز دی تو بہارے نے جلدی جلدی گلی آنکھیں رگڑ لی۔ حیا کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہے، کھانے میں پلاؤ کے ساتھ مچھلی بنی تھی، وہ ذرا بے توجہی سے کھاتی بہارے کے بارے میں سوچے جا رہی۔ سفیر اس بچی کو اسی گھر میں روکے رکھنا چاہتا تھا، ایسا کر کے کہیں وہ جہاں کو بلیک میل تو نہیں کر رہا تھا؟ اگر بہارے کسی مصیبت میں ہو تو جہاں کو واپس آنا پڑے گا، اور بہارے کے لیے ضروری آئے گا۔ اس کو جیسے چھڑ سی آئی۔ عثمان انکل اور سفیر کہاں ہیں آنٹی؟ کسی بازار سے سری انداز میں پوچھا۔ ہوٹل پہ ہیں دونوں، عثمان شاید آ جانے والے ہوں، سفیر ذرا لیٹ آتا ہے، آنٹی نے مسکرا کر بتایا تو حیا نے سر ہلا دیا۔ سفیر اب گھر پر نہیں تھا، ایسے میں وہ بہارے کو لے کر وہاں سے جا سکتی، یہی ٹھیک تھا۔ پہلے اسے کوئی جلدی میں فیصلہ کرنے والا کہے، مگر وہ ایسی ہی تھی۔ اس نے طے کر لیا کہ بہارے کو ساتھ لے کر جائے گی۔ حلیمہ آنٹی میں چند روز کے لیے ازمیر جا رہی ہیں، کیا بہارے میرے ساتھ چل سکتی ہے؟ بہارے نے تیزی سے گردن اٹھائی، اس کے چہرے پر چمک در آئی تھی۔ بہارے پتہ نہیں عائشہ یا اس کی دادی سے پوچھ لوں، اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ حلیمہ آنٹی نے جیسے راضی انداز میں شانے چاہی، انہیں لگتا تھا کہ بہارے اس بات سے خوش ہے۔ سوجنوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عائشہ کا نمبر بہارے سے لے کر اس نے اجازت لینے میں ایک رسمی کارروائی کی۔ حلیمہ آنٹی نے بتایا تھا کہ بہارے کا پاسپورٹ عبدالرحمن ایک ہفتے تک بھجوا دے گا۔ وہ کدھر تھا وہ نہیں جانتی تھی، سو اس ایک ہفتے تک بہارے اس کے ساتھ اگر رہ لیتی تو کسی کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ بہارے نے جلدی جلدی اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور گلابی پرس نکال کندھے سے لٹکائے، بالکل تیار رکھا، خوشی خوشی اس کے ساتھ آن کھڑے ہی۔ چند منٹ پہلے تک لٹکی ہوئی صورت اب شبہ تک نہ تھا، چھوٹی سی اداکار۔ حلیمہ آنٹی سے رخصت ہو کر بڑی فرنی لے کر استنبول واپس آئی۔ اپنے روم میں آ کر اس نے ایک چھوٹے بیگ میں بہارے کا سامان ڈالا اور پھر اپنے چند کپڑے، ضروری چیزیں رکھی۔ کم سے کم سامان بہتر تھا۔ بہارے کا نیکلیس وہ گزشتہ روز خرید چکی تھی، مگر اس نے ابھی تک دینا مناسب نہ سمجھا تھا۔ اسے کسی خاص موقع کے لیے سنبھال کر ابھی صرف اور صرف جہاں کے بارے میں سوچنا جاتی تھی۔ یا ہم اسے وہاں کیسے ڈھونڈیں گے؟ اوپر اس کے بینک پر بیٹھی اسے پیکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر ذرا کچھ فرینڈس سے مل کر آتی ہوں، آ جا رہی ہے۔ وہ باہر چلی آئی اور کمرہ منتقل ہو گیا۔ معتصم، حسین، مومن، کورسل اسٹاپ پر کھڑے تھے، ٹالی بھی ان سے ذرا فاصلے پر۔ سب کے بیگز ان کے پاس تھے۔ لطیف، چیری، سارا، یہ لوگ کب کے جا چکے تھے۔ کیا حال ہے گیا؟ معتصم نے مکارے حال بخیر، کیا تم لوگ ابھی نکل رہے ہو؟ فلسطینیوں کے قریب پہنچ گئے، اس نے ان کو مخاطب کیا تو آواز میں نامعلوم سی اداسی در آئی۔ ہوں، حسین نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں سر ہلا دیا۔ زندگی میں ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے، اب جب کہ اس کا سفر کا اختتام پہنچ رہا تھا، عجیب سی کسک دل میں اٹھ رہی تھی۔ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہوتا، کاش ہم سب ادھر ہمیشہ رہتے، ایک ساتھ پڑھتے رہتے۔ بہت سی نیوی اندر اتارتے ہوئے بولی۔ مغرب کے قریب کی اداسی ہر سب چھائی ہوئی تھی، بس اسٹاپ اور سپانجی کے سب ڈالیوں پر ویران سا لگ رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس جگہ کا چارم ہی ختم ہو جاتا، اس لیے یہی بہتر ہے کہ زندگی کی فیز کا اہتمام ہو جائے تاکہ ساری زندگی سے یاد رکھ سکے۔ معتصم ٹھیک کہہ رہا تھا، میں تم لوگوں کو یاد رکھوں گی، تم سب بہت اچھے ہو، تھینکس۔ اور ہاں، کیا تمہیں اپنے پزل باکس سے کوئی کارآمدہ چیز ملی؟ وہ سب مذاق کر رہے تھے۔ معتصم کو یاد آیا، ہاں بہت اچھی چیز ملی ہے مجھے اس سے، ایسی چیز جو میں نے پا کر کھو دی، مگر اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ خیر، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ کہہ کر اس کے پاس سے ہٹ کر وہ ٹالی کی طرف آئی۔ بیچاری ٹالی کتنی بیزار سی تھی، وہ ذرا سا چھیڑ ہی دیتی تھی اور ہر دن ٹینشن لے رہتی۔ اہل مکہ تو اہل مکہ ہوتے ہیں، ان سے کیا شکوہ، اصل دکھ تو انہیں قریظیہ سے ہوتا ہے۔ ہم سارا وقت ترکی، اٹلی اور فرانس کی حکومتوں کو حجاب پر پابندی لگانے کے باعث برا بھلا کہتے ہیں، اگر اسے آدھی توجہ اپنے خاندان کے بڑوں کی طرف کر لے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس کے پکارنے وہ ٹاری جو رخ پھیرے کھڑی تھی چون کر مڑی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اوہ حیا، آج تمہارے بال کس رنگ کے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت، رنگ جو بھی ہو بہت خوشگوار اور پراعتماد۔ دماغ میں جو آتی اس سے گلے ملی، میں تمہیں مس کروں گی۔ میں بھی۔ وہ پھر وہاں اس وقت تک کھڑی رہی جب تک وہ لوگ کالج سے میں سوار نہ ہو گئے۔ جب بس کیمپس کی حدود سے دور چلی گئی تو وہ واپس روم میں آئی۔ بہارے منہ بسورے بیٹھی تھی۔ حیا، ہم عبدالرحمن کو کپادکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ اس نے سنی کرتے ہوئے وہاں کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل پر نمبر ملایا۔ اتاتürk ایئرپورٹ سے اس کو کیسری کے ایئرپورٹ، کیسری ہوائی ایئر لائن کی صبح کی فلائٹ ملی تھی۔ ہوائی ایئر لائن؟ تم لوگ ایئرپورٹ کو ہوا ایئر لائن کہتے ہو، اور ہم ہوائی اڈہ اردو کے الفاظ ترک سے بھی نکلتے ہیں، اس لیے فون بند کرتے ہوئے جیسے محفوظ ہو کر بولی۔ بہارے بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی، لیکن اگر ڈی جی ہوتی تو کہتی، ترک اردو سے نکلی ہوگی، مگر ہماری اردو اور جنٹلی ہے بالکل۔ وہ دیر سے ہنسی اور سر جھٹک دیا۔ میدان پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، اس کا لہجہ کہیں کھو سک گئی۔ ڈی جی وہ ہی مر گئی تھی نا؟ بہارے نے بہت سمجھداری سے پوچھا، اپنے سوال پر بھول چکی تھی۔ ہوں، اب
وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ باہر لوگ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کل بھی مرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر تاریک سایہ ٹھہرا۔ وہ کھڑکی کے پاس آئے اور سلائڈ کھولی۔ باہر تاریکی میں ڈوبے سماجی کے وسیع ارزان میدان نظر آئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ روز صبح اس جگہ کھڑے ہو کر کیا کہتی تھی؟ کیا وہ کہتی تھی؟ گوڈ مار الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے۔ جب پچھلی دفعہ پاکستان سے آئی تب بھی ڈی جی کا مکالمہ دہانے سے قبل الفاظ اسی طرح دم توڑ گئے تھے، مگر تب وجہ شدت کم تھا۔ آج وجہ سامنے کھڑا تھا، بلکہ کھڑا تھا۔ سفیر اسمال۔ اس نے جلدی سے سلائڈ بند کی اور پردہ برابر کیے۔ بہاریں اسپرنگ کی طرح بیٹ سے اچھل کر نیچے اتری۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ یقینی سے دراتی پردے کے دراز سے دکھنے لگی۔ بہاریں بھی اس کے ساتھ ہی ایڑیاں اونچی کر کے کھڑکی سے جا نکلی اور دور سب جانے پر سفیر کھڑے ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر جیسے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ جوابی نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ 3 کی گھنٹی بجی تھی، تیزی سنائی دے رہی تھی۔ بہاریں نے پریشانی سے اسے دیکھی۔ کیا وہ مجھے لے جائے گا؟ نہیں، تم میرے ساتھ رہو گی، میں کچھ کرتی ہوں۔ اس نے موبائل نکالا، جلدی سے حالے کا نمبر ملایا۔ وہ مشکل وقت پر حالے پر اس کام کر سکتی۔ سفیر برا نہیں، وہ میرے اور عاشق کا بہت خیال رکھا کرتا تھا، بالکل ہمارے بھائی جیسا ہے۔ بھائی صرف وہی ہوتے ہیں جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو۔ بہاریں ہو جیسے اللہ آپ کا بھائی نہ بنائے وہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتا۔ بس تم اور عاشق، تم لوگ بہت سادہ ہو۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگا۔ حالے لائبریری میں تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق فوراً باہر سیدھے سفیر کی طرف گیا۔ اسے پہچان کیا تھا، ہوٹل گرینڈ پر اس سے مل چکا تھا۔ سفیر نے اس پاکستانی اس کی جلد اسٹوڈنٹ کا پوچھا تھا۔ حالے نے بتایا کہ وہ دوپہر کی ٹرین سے ازمیر چلی گئی ہے، کسی اسٹیشن سے۔ یہ حالے نہیں جانتی تھی، لیکن سفیر نے اسے اپنا نمبر دے دیا کہ اگر حیا کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو ضرور آگاہ کرے۔ حالے نے اس کی پوری تفصیلی تفتیش کر کے فون نمبر لکھ لیا، اور وہ ایک بچی کا بھی پوچھ رہا تھا جو غالباً یہی ہے۔ ڈونٹ ٹیل می حیا کہ تم اس سے اغوا کیا ہے۔ سفیر کے جانے کی تسلی کر لینے کے بعد اب حیا اس کے روم میں بیٹھی خوش ہوتے ہوئے اپنی کارکردگی بتا رہی تھی۔ میں انطالیہ کی بہاریں گر ہوں، مجھے کوئی اغوا نہیں کر سکتا۔ بہاریں باقاعدہ برا مان گئی۔ پھر حالے، کل تمہارے خوش قسمت دن ہوگا یا بد قسمت دن؟ اس نے بہاریں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی بیگم سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ صبح وہ کورسل کے بجائے حالے کی کار میں ایئرپورٹ پر جانا چاہتی تھی۔ کوئی خبر نہیں کہ سفیر صبح پھر واپس آ جائے۔ خوش قسمت دن، حالے نے ہمیشہ کی طرح پرخلوص انداز میں بتایا۔ ترک اور ان کی مہمان نوازی، وہ واپس جا کر ان سب کو یہ بہت مس کرے گی، وہ جانتی تھی۔ صبح منہ اندھیرے میں حالے نے لینے آئی گی۔ اس نے احتیاطاً حالے کو بتایا کہ وہ انقرہ جا رہی ہے، اور یہ کہ وہ لڑکا بہاریں کا ہمسایہ اور اس سے کچھ تحفظات بھی ہیں۔ جب حالے چلے گی تو اس نے کبادہ کویا کے لیے 2 ٹیکسی خرید لی۔ حیا، بہاریں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے عبایا کو آستین سے ذرا کھینچنے کا توجہ چاہیے۔ ہم اس سے کبادہ کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ صبح سے وہ کوئی تیسری مرتبہ سوال دہرا رہی تھی۔ چلو بہاریں، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ حیا، ٹیل می ناؤ۔ بہاریں کا صبر بےمعنی لبریز ہو گیا، وہ ایک دم زور سے چیخی۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ بہت غصے اور خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اطراف میں لوگ بھی مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ سوری، اور ہاتھ اٹھا کر ٹھٹھا کر دیکھتے ہوئے لوگوں سے معذرت کرتی ہوئی بہاریں کے پاس آئی۔ اس کے سامنے پنچوں کے بل بیٹھی اور گہرے سانس لے کر اسے دیا۔ تم نے کبھی سمندر سے مچھلی پکڑی ہے؟ بہاریں کی آنکھوں میں الجھن دور آئی، مگر اس نے اس بات میں صناب جب اتنے بڑے سمندر سے مچھلی پکڑنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بہاریں فش راڈ کی کنڈی پر چھوٹی مچھلی لگاتے ہیں اور راڈ پانی میں ڈال کر کنارے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑی مچھلی خود بہت تیر کر ہمارے پاس آ جاتی ہے نا؟ کیا ہم کودی مچھلی پکڑنے جا رہے ہیں؟ بہار کے بے پناہ خیریت سے کہا۔ نہیں میری بہن، اس نے گہری سانس لی۔ کیسے سمجھاؤں؟ وہیں بیٹھے بیٹھے پرس کھول کے اس نے ڈبی نکالی جس میں اس پانچی کے روم میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ اس ڈبی میں ایک ٹریس ہے جو عبد الرحمن کے ہے۔ اس ٹریس کا ریسیور اس کے پاس ہی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے قریب ہوتے ہیں تو چند میل کے فاصلے پر، تو اس سے وہ ریسیور پیغام مل جاتا ہے کہ میں اس شہر میں ہوں۔ کیا ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کدھر ہے؟ نہیں بہاریں، ہمیں اس کو نہیں ڈھونڈنا، اسے ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ اس کے قریب ہوں تو وہ مجھے کال کرے گا، اور پہلی دفعہ اب میں مجھے احمد کی کال کا انتظار کروں گی۔ اس نے آخری فرقہ دل میں کہا اور کھڑی ہوگی۔ بہاریں نے نیم فہمی سے ساز اڑایا، اس کا پھر سے ہاتھ پکڑے اور شاید ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ آج سے لاکھ سال قبل انت ویلی کے پہاڑوں بشمول حسن داغ اور داغ ترک پہاڑ کو کہتے تھے، کالا پھٹا ہوا تھا اور یوں سیاہ معدن اس پہاڑوں کی چوٹیوں سے بہتا ارد گرد کے میدانوں میں دور دور تک پھیلتا گیا۔ کئی صدیاں اس لاوے کو سوکھنے میں لگے اور تقریباً 30 برس بعد قبل یہ لاوا مکمل طور پر خشک ہو گیا۔ لیکن بارش کٹاؤ کے بعد اب یہ پچھلے زمین کے چہرے پر ایک عجیب غریب علاقہ چھوڑ گیا۔ چاندنی کی سر زمین سے مشا بہت رکھنے والے میدان اور وادیاں جہاں حیرت کی انگیز نقش و نگار بنے تھے جیسے ہاتھ سے ماہر مصور نے بنائے ہوں۔ کپادوکیہ، خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین۔ کپادوکیہ کے بلا نام کسی نے رکھا تھا، اس بارے میں کئی روایت ہے۔ البتہ اس کا موجودہ نام کیپادوکیہ کے بارے میں عام رائے یہ تھی کہ فارسی کے کت پوکے کیسے نکلا ہے، یعنی خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین۔
इस खुश्की और सब्ज राज के इलाके के मिट्टी के ऊपर सतह खासी नरम, जिसके बायस के ही वक्तों की ईसाई तहजीब ने यहाँ पहाड़ों के अंदर गारनुमा बड़े बड़े घर और चर्च बना लिए थे। इन खिड़कियाँ यूँ होती थी कि दूर से लगता था जैसे किसी पहाड़ की बहुत सी आंखें हैं। ज़मीन के अंदर बने सैकड़ों शहर आज भी यहाँ मौजूद थे। सदियों पुराना गारों से बना खूबसूरत कबाकदिया मानसन की कबूतरों की सरजमीन के बदकदिया तरक्की की सूबे नौ शहर में वाक़ई है। इसमें छोटे छोटे शहर थे जैसे अरब कबाको और रिमिया वगैरह, जहाँ घर इबादत गाहें होटल सब गारों की सूरत बने थे। अरब कब से घंटों भर की ड्राइव पर केसर के एयरपोर्ट से केसरी हवा लाइन था, जहाँ इनका जहाज़ इससे बहुत उड़ता था। हम कहाँ रहेंगे है बाहर इसका हाथ पकड़े एयरपोर्ट की लॉज में इसके हमरा चलते हुए इससे बार बार पूछ रही थी किसी होटल में रह लेंगे ना, पहले कुछ खा तो लेते हैं। और अगर अब्दुलरहमान ने फ़ोन ही बंद रखा हो तो इस नुक्ते पर पहुँच के इसने अपना दिल डूब कर बुरा वो ये हरी बात थी वो सोचना नहीं चाहती। इसके सारे नंबर बंद हैं, मगर इसने कौन दूसरा नंबर ऑन कर रखा होगा। यकीनन जीएसपी रिसीवर भी ऑन होगा, वो ज़रूर कॉल करेगा। इसने वहाँ से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। अब वो फूफो को बता दिए कि वो अपनी दोस्त के साथ के पदों जा रही है। अगर इसने फूफो से रब्ता किया तो जान लेगा, वरना नहीं। उधर ने अल्बर्ट के कैफे ट्रे में आए और एक मेज़ के करीब अपने सामान रखकर कुर्सियाँ खींची। आसपास लोग कम ही थे, काउंटर साथ ही था और इस्तकाले में मौजूद लड़के के साथ दो तीन नौजवान खड़े हंसते हुए बातें कर रहे थे। तुर्की में लड़कियों का सफ़र करना कितना बहुत आम सी बात है, मगर लड़के तो लड़के होते हैं। चंद ही लम्हे गुजरे को इनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। मुस्कुराती हुई मुड़ कर देखते हुए, अगर इन्हें जहाँ को ना ढूंढना होता तो कभी इधर ना थी। जब बाहर इनका गर्दन मोड़कर बर्दाश्त ना हो तो बाहर भी नागवारी से सांस नाक सुकुड़ कर नगी ओढ़ कर खड़ी है। आप ऑर्डर नहीं करेगी कार्टून वाले लड़के ने पहले तौर को फिर बाहर की इंग्लिश प्लीज के हिंद पर अंग्रेजी में ये बात दोहराई था कहीं आज समझ सके नहीं हमें जाने हैं। वो कोर्ट से की थी अपने सामान उठाने की, पता नहीं अब क्या आगे क्या करना है। हाले को बताया नहीं था, 100 होटल्स के बारे में कुछ नहीं बताता। आपको होटल चाहिए है तो मैं मदद कर सकती हूँ। लड़के ने दांत निकालते हुए बेशक शुक्रिया, मेरे पास होटल है। वो रखाई सी कर बाहर एक हाथ पकड़ कर पटने लगी थी कि वो फिर बोला कौन सा होटल। जितनी तेज़ी से इसने पूछा था इसी तेज़ी से हिया के लबों से निकला था ये पर वाला। इसने मेरे साथ जान छुड़ाने के लिए काउंटर पर रखे साइड बुकलेट की तरफ इशारा किया, जहाँ पहले सफ़े पर 3 होटल की तस्वीरें मालूमात दर्ज थी। इतने फासले से इस होटल का नाम तो पढ़ा ही नहीं गया था, मगर वो गैर इरादी तौर पर हुआ था। चारों लड़कों ने बेहतर गाइड बुक के सफ़े को देखा, ऊपर वाले होटल की तस्वीर पर निगाह डाली और फिर वैसा आता काउंटर वाले के दांत अंदर हुए, टेक लगाकर खड़े लड़का सीधा हुआ, दूसरे ने फ़ौरन जैसे शानों से कमीज़ की नगीना से बेटे ठीक की आप मौलूदवा वे की मेहमान है, पहले क्यों नहीं बताया, प्लीज़ बैठे। काउंटर वाला गड़बड़ा गया, वाजत करते तेज़ी से बाहर आया। हियान और रुकैन को देखा, बाकी 3 लड़के इस्लाम झाड़कर फ़ौरन निर्देश से रफू करोगे। मैंने मौलूद बे को अभी आधे घंटे पहले बाजार में देखा तो वो इधर ही है, मैं इन्हें फ़ोन करता हूँ। वो जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर नंबर डायल करा। हिया बहारे ने एक दूसरे को देखा, फिर हिया कुर्सी से दोबारा खींची। मौलूद बे आ रहा है आपको लेने। फ़ोन बंद कर मुस्तैदी से मेन्यू कार्ड लेकर आया, आपको ऑर्डर करें मैं ले आता हूँ। इसके जाने के बाद बेचैन बैठी बहारे गुल ने इसका हाथ हिलाया। हिया मौलूद बे कौन है और हम इनके बारे में क्यों इसके साथ क्यों जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ सोचने दो, हम ऐसे ही इनके साथ नहीं चले जाएंगे। आयशा गुल कहती है अच्छी लड़की हाजी, अगर तुम 2 मिनट के लिए आयशा गुल का लेक्चर बोल नहीं सकती, अब हमें कहीं तो रहना है ना, अगर नहीं अच्छे तो मौलवी बे तो है नहीं जाएंगी इनके साथ। अरे बहारे ने हफ्के से मुंह में कुछ बदबड़ा कर रुख फेर लिया। वो खुद भी ज़रा मतलब सी, पता नहीं कौन था वो साहब और क्यों इनको लेने आ रहे थे, ऐसे तो वो नहीं जाएंगी इनके साथ, कोई मर्जी के बगैर तो नहीं लेके जा सकता ना। मौलूद भी आगे भी मुश्किल 15-20 मिनट गुजरे थे। काउंटर वाले लड़के ने सदा लगाई तो बेहतर इन दोनों ने मुड़कर देखा, सामने एक अदर उम्र गोरे से तुर्क साहब चले आए थे, दराज का बेहद दसमार सर के बाद थे से रकम चेहरे पर नरम सी मुस्कान, नफीस सी पैंट शर्ट में मुबलिस मगर वो शहबाना था। एक कद पस्ता कद आंटी इनकी तरफ से आ रही थी, दूसरी जानब में एक लंबा पतला सा लड़का 19-20 बरस का, वो इसके साथ ही इस उम्र लड़की की तरह कंधों के पीछे भी थे, आधी लहरों थी। इसने कैपरी के ऊपर टीरी शर्ट पहन रखी थी और मोटी सफ़ेद गन्ने बालों वाली ईरानी बिल्ली बाजू में ध्राई दी हुई थी। लड़की ने दूर से ही है हाथ हिलाया, क्या ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं? बहाने ने पीछे से तो नहीं, मैं तो इस फैमिली को जानती भी नहीं। वो मुतज़्ज़िब सी उठी, मरहबा, हमें देर तो नहीं हुई, अगर पहले पता होता तो आपकी तरह इंतज़ार न करता। रेली सॉरी। मौलूद बेइस्तकाली मुस्कुराहट के साथ माजत कर रहा था। इसकी मिसेस खुश दिली से इनसे मिलने आ गई। तुर्कों के मुस्तस अंदाज में बारी बारी गाल मिलाकर चुमा और अलग हो गई। वो कद में हिया से छोटी थी,
तुम पहले कॉल कर दी तो हम जल्दी आ जाते, कोई मसला नहीं हो। इसने अलग होकर अफसोस से कहने लगा, मैं सोना हूँ, मेरी बेटी बना रहे हैं और ये फातिह हमारे साथ काम करते हो। ये बेटा गोखान आजकल अंकरा में है हुआ है, वरना इससे भी मुलाकात हो जाती। मैं हया हूँ, इसकी समझ में नहीं आ रहा था मजीद क्या कहे। मैं बनार और ये मेरी कार फीड। बनार ने बिल्ली की तरफ इशारा किया, से मज़े से बताया, ये पूरे आयशना की लाडली है, आजकल ज़रा बीमार है, इसे इलाज के लिए लाए थे इधर और इसे छोटी बिल्ली का नाम लिया। बनार ने झुक कर बहारे का गाल छुआ छोटी बिल्ली का। पहले तो तखीर से मुंह खुल गया और फिर बेहतियात शर्माई, यूं कि रेखसान गुलाबी पड़ गया, पलकें जगाई, बहुत बारीक और नाजुक सी आवाज़ में बोली, अनतेलिए के बहारी गोल हया ने पूरी आंखें खोल कर इसे छोटी सी अदाकार को देखा, जिसकी ये आवाज़ तो वह खुद भी नहीं सुन रखी थी। आप इस्तांबुल से आए हैं? मौलूद बेज पूछ रहा था। मैं पाकिस्तान से हूँ, ये तुर्की में मेरे रिश्तेदार हैं। इन सब के वाहलाना और खुश अंदाज के लिए इसने थोएंग से कहने का इरादा कमज़ोर पड़ने लगा। बाकी बातें घर चल कर करेंगे। फातिहा, आपा का सामान उठाओ, देखो वो कितनी थकी हुई लग रही हैं। आओ बेटा, कार बाहर रही। मिसेस सोनिया अपने मेहमानों को मजीद थकाना नहीं चाहती थी। फातिहा सामान उठाने के लिए आगे बढ़ा तो हया ने बेहदिया बहारे को चलो जल्दी करो। हया ताता तारीफ से गनार हुई। बहारे ने उठला कर इसकी हसीन खींची। हया ने गहरी सांस लेकर बेग फातिहा को तमदा आया, यहीं तो रहना है तो फैमिली रेन, होटल से तो अच्छा कोई होटल नहीं होता। वो दोनों इनके साथ चलती हुई बाहर आई, जहाँ छोटी सी वैन खड़ी थी। इसे बेहतियार अपना और डीजी का तुर्क में पहले दिन याद है, जब अहमद और जगह चौथाई ऐसे ही एक वैन में इन्हें लेने आए थे। मौलूद बेग का होटल अरब में था, तकरीबन घंटे की ड्राइव। खिड़की के इस पार के पर्दों का खुश कलाकार नजर आता था। बरसरार खामोशी दुनिया से अलग थलग गाड़ों से बनी खूबसूरत घोड़ों की सरजमों कहीं कोहे हुस्न के दोनों पहाड़े दिखाई देते थे, जो अपने अंदर का सारा सदियों कबल ज़मीन पर डंडल कर अब सुकून से खड़े थे। डीजी को बहुत हैसरत थी कि कबाद को दिया देखने की। खिड़की के बाहर भागते मंजर देखकर बेहतर इसके लबों से निकला, फिर चुप हो गई। डीजी कौन? बनार, जो बिल्ली को थपा रही थी बेसादवर, मेरी एक दोस्त थी। इसके जवाब में बहारे ने आस्तीन ने सामर की है। ओह, बनारे ने इसे तासुब से देखा। फिर जब तुम्हारी बिल्ली मर जाएगी तो डीजी के पास चली जाएगी। चंद लम्हे बाद बहारे ने बहुत समझदारी से बनारी की मालूमात में इजाफा करना चाहा। बहारे कुल बहुत हो गया, इसने हड़बड़ा कर से टोका, बहुत माजरत करनी चाहिए, सॉरी, ये बस ऐसे ही बोलती रहती है। मगर बनारे में से सोना हंस पड़ी, ये छोटी बिल्ली कितनी प्यारी है ना। बनारे ने झुक कर इसके गाल चूमे। आए से फाट फील्ड बिल्ली, बड़ी बिल्ली और तुम छोटी बिल्ली। बहारे ने शर्माकर लब दांतों से दबाए, इस पार में सर हिलाया। देखा तुमने? वाली फातिहा नजरों से हया को देखा। हया ने गहरी सांस लेकर सर झटका। ये लड़की बहुत पिटेगी इसके हाथों। आशियाना क्यू हाउस एक छोटा सा 2 मंजिले होटल था। नन्ही पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। सामने थे जैसे कोई बंगला सा लगता था। एक तरफ बाहर से जाती सड़कों, सीढ़ियाँ, ऊपर टेरेस, सामने सहन टेरेस और ग्राउंड फ्लोर दोनों के बराबर मरबई थे। अंदर आधे कमरा पहाड़ को काट कर बनाए गए थे और वो कोई बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं थी। होटल की छत से ज़रा कम थी। होटल की पश्च से इस बहार में गोया धंसी हुई थी। छोटा सा खूबसूरत सा आशियाना मौलूद हल्चकील का कोबिया में खास मकाम था। वो इस इलाके के डिस्क्रिट चीफ थे। लोग इनसे डरते भी थे, उनकी इज्जत भी करते थे। इनके मेहमान के साथ कोई बुरा सलूक कर सकता था और आज होटल के 7 कमरे खाली थे। वो और बहारे ही आशियाना की मेहमान थी। ये है तुम्हारा कमरा, मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा, अगर बदलना है तो बता दो। मुहतरिक सी में सोनिया इनको ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे में लिया। वो हाकी सुनमई संगमरमर से बना कमरा बहुत खूबसूरत था। कोने में जर्द बल्ब लगे थे, सारे जला दो तब भी कमरे में गार का नीम मदम सा अंधेरा बरकरार रहता था। सुर्ख से कालीन का टुकड़ा बिछा था। इस सुर्ख रंग का एक बड़ा सा सोफा खिड़की के आगे रखा। डबल बेडशीट भी गहरे सुर्ख रंग की थी। बेड के अगवी दीवार पर एक जालीदार गुलाबी पर्दा लगा था और आगे होकर बेड की पाइपनी तक गिरता। वो बेड पर सोने वाले को जैसे ढक लेता था। वही ड्रेस पर गोल गोल मेज़ें थी जिनके गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। वहाँ बैठकर देखो तो खुला आसमान और सैर कबिया दिखाई देता था। इतनी खूबसूरत जगह, यह नामालूम सी उदासी छाई हुई थी, जहाँ के बगैर से सब कुछ उदास लग रहा था। अगर इसने वाकई रिसीवर ऑफ कर दिया तो मुझे ये कमरा पसंद है। मेरी छोटी बिल्ली को भी। ज़ाहिर विश्वास से बसराते इसने मिसेस सोनिया को इत्मीनान दिया। आशियाना शहर से ज़रा अलग थक था, सो मौलूद बे ने कह दिया कि वो जहाँ जाना चाहे उन्हें ड्राइव कर देंगे। वो खासा मेहमान नवाज ख़ानदान था। वेंगर होटल का मालिक जो शहर के डिस्ट्रिक्ट चीफ हो, कहाँ अपने मेहमानों को ड्राइव करके लेके जाते थे। मौलूद बे को पूरा कबा दिया जाता था। इनके मेहमानों को किसी भी किस्म के टूर पैकेज पर खुसूसी डिस्काउंट मिल जाता था। इसका नाम मौलूद उर्दू लॉस में नो मौलूद का मौलूद ही था।
ہمارے نام جو کہ پہ ختم ہوتے تھے ترک نتی پہ ختم کرتے تھے، احمد کو احمد، بلند کو بلند، مولود بے مولود پکارتے تھے۔ ایسے ہی ہمارے دو نام جن کے آخر میں بے آتا تھا ترک ان کے آخر پر پہ لگا کر کرتے تھے، یوں طیب سے بناتیب، ایوب سے ایوب، اور زینب سے زیب۔ سب وہ سارا دن کمرے میں رہی، پھر شام کو مجھ سے سونا فاتحہ شیئر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ چلی گئی۔ حیا کی ڈریس والی ڈبی پرس میں ہی تھی، اگر وہ ادھر ہو تو جان لے گا کہ وہ اس کے قریب ہی ہے۔ پتہ نہیں دل رشتہ یا مضبوط تھا یا جی بی ایس کا، مگر جب رات اتری تو وہ فون نہیں بجا تو امید کھونے لگی۔ اگلا پورا دن انہوں نے کمرے میں گزارا، کھانا بھی وہی منگوایا، مجھ سے سونے کے ہاتھ کے بنے سلاد، چلی جام، بالکل گھر جیسا ذائقہ تھا۔ پھر بھی وہ بہت بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ باہر جانا چاہتی تھی مگر اس کے منع کہتی کہ عبد الرحمن کال نہیں کرے گا، اس نے صبح سے کوئی دستہ پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، فضول باتیں مت کرو۔ بہارے کی آنکھوں میں ذرا ناراضگی در آئی تھی۔ تم نے اگر دوبارہ مجھ سے ایسی بات کی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا نا فضول باتیں مت کرو، سختی سے جھڑک کر وہ ڈریسنگ روم میں جانے کے لیے اٹھی۔ بہارے ناک سکوڑ کر منہ میں کچھ بڑائی، کیا کہا تم نے؟ وہ جاتے جاتے جیسے تب کر بولی، نہیں بتاؤں گی۔ بہارے اتنی ہی غصے سے کیٹی ٹیریس کی طرف بڑھ گئی۔ رات میں سے سونے انہیں بلانے آئی، تم لوگ صبح سے کمرے سے نہیں نکلے، تبھی تو ٹھیک ہے۔ حسب توقع وہ فکر مند ہو گئی تھی۔ ٹورسٹ سیر کے لیے نہ جائیں یہ ان کے لیے عجیب سی بات ہی نہیں۔ وہ دراصل ایک دوست نے استنبول سے آنا تھا، اس کا انتظار کر رہے تھے، وہ آ جائے تو مل کر کپادوکیا دیکھیں گے، اس نے جلدی سے وعدے دیا۔ پھر ان کے اصرار پر وہ دونوں ٹیکنیکلی نیچے آئی۔ نچلی منزل کا ڈائننگ ہال پتھروں کی دیواروں سے بنا مدھم سا روشن تھا۔ 2 میں 4 میزیں کرسیاں رکھی تھیں، دیواروں کے ساتھ فرشی نشت کے طرز کے، زمین سے 2 بالشت اونچے پتھر کے صوفے بنے تھے جن پر میرون ترکاری مچھی تھی۔ اس نے بھی اس میرون شیڈ کا ہی اجرک کرتا اور سیاہ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اوپر سیاہ حجاب۔ اسے حجاب سے کھانا کھاتا دیکھ کر ٹرے اٹھائے ہال میں داخل ہوئی، مناٹ ٹکر رکی، پھر سامنے کاؤنٹر پر کھڑے فاتحہ کو پکارا، فاتحہ تم کچن دیکھ لو، وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، اس نے ترک اور انگریزی دونوں میں کہا کیونکہ فاتحہ کی انگریزی کمزور تھی۔ جی ابا کہہ کر وہ تابعداری سے وہاں سے اٹھ کے تھینکس، وہ ہلکے سے مسکرائی، دل پر اتنی گرفت شاید تھی کہ مسکرانا بھی دشوار لگتا تھا۔ کھانے کے بعد دونوں آگے پیچھے سینے چڑھتی اوپر آئی، اس کے پیر میں درد تھا اس لیے وہ آتے ہی بستر پر لیٹ گئی، پیچھے دیوار سے لٹکا جالی دار پردہ اپنی پائپی تک پھیل دیا۔ اب چھت لیٹے اسے چھت گلابی جالی کے پار دکھائی دے رہی تھی۔ حیات کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ساتھ لیٹی بہارے تھوڑی دیر تک قریب گھسکائی، حیا نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ عائشہ گل کہتی کسی کو ناراض کر کے نہیں سوتی، کیا پتا ہم صبح اٹھ ہی نہ سکے۔ نہیں میں ناراض نہیں ہوں۔ گردن سیدھی کر کے دوبارہ غار کی چھت کو دیکھنے لگی۔ میں بس پریشان ہوں، تو پریشانی میں یوں ہی غصہ کرتی ہوں۔ ہاں اور تم کیا کرتی ہو؟ میں باہر ایک دم خوشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں آسمان سے اڑتی ہوں، اللہ دار کے بنگوں اور سلطان احمد مسجد کبوتروں کے ساتھ، کیا تمہیں یہ کرنا آتا ہے؟